हेलो एवरीवन, आज है 7 सितंबर। कल से 8 सितंबर से मैंने आपको कल ऑलरेडी बता दिया था कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होने वाला है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री का किला भेदना है, कैसे भी करके इसको नेस्तनाबूद करना है। अगर आपको आर 2023 का प्रीलिम्स का पेपर निकालना है, इसमें कोई दो राय, कोई डाउट, कोई संशय आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। बिकॉज हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंशियंट मिडिवल से मिला के जितने क्वेश्चन नहीं आते हैं, उतने क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। कल के टारगेट कल से जो शुरू हो जाएंगे वो क्या होंगे, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, उसको समझाऊंगा, बताऊंगा उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये जो आपने टॉपिक दिया है इसके अंदर में क्या ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो जब मैं इस तरीके से आपको एक हफ्ते का टारगेट देता हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर, तो मैं उसमें इन डेप्थ एनालिसिस कर देता हूँ, बता देता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ बहुत क्रूशियल है और इससे आयोग इसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है ये थीम पर, तो इसको आप पढ़ लेना। तो एक्चुअल में जो इंसान उसको फॉलो करता है, सुनता है, एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, तो उनको एक्चुअल में हेल्प मिलती है। चलो बात करते हैं। देखो, मिडिवल आपने ऑलरेडी खत्म कर लिया है। अब यहीं से ऐसा नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री एकदम से कहीं से कुछ चमत्कार हुआ, कुछ मैजिक हुआ और वो स्टार्ट हो गई, नहीं। जैसे जैसे मिडिवल हिस्ट्री आपकी खत्म हुई तो जो अर्ली मॉडर्न वाला पीरियड था वहां पर बहुत सारी चीजें हो रही थी। यहीं पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं और वो ये है कि ये जो अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री वाला पीरियड है जहां पर मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था और जो यूरोपियन कंपनीज हैं वो आ रही थी, उनका अराइवल हो रहा था। तो इंडिया के अंदर स्पेशली ये जो आपका ईस्टर्न वाला रीजन है, यानी कि जो आप कह सकते हो आज की तारीख में जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, कोलकाता वाला, साउथ वाला जो रीजन है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। बिकॉज यूरोपियन कंपनीज आई, देन एक के बाद एक कौन आया, क्या हुआ, किसने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर बनाई, कौन सी फैक्ट्री पहले थी, किस साइड पर पहली फैक्ट्री लगी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा की साइड पहली फैक्ट्री कौन सी लगी और किसकी लगी, या आपसे पूछा जाए कि अगर इधर केरला की साइड में पहली फैक्ट्री कौन सी लगी, तो वो क्या होगा, मसूलीपट्टनम में कौन सी लगी थी, कब लगी थी और किसकी लगी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बनने लगते हैं। तो वो जो पूरा टाइम पीरियड था और वो जो एरिया था वो बहुत क्रूशियल है, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर आपको ध्यान देना है। एक्चुअल में लोग वहां पर थोड़ा सा पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन आयोग अब उस चीज को फोकस कर रहा है क्योंकि उसके पास भी क्वेश्चन अब बचे नहीं है। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड बनाने की वजह से उस जगह से बहुत क्वेश्चंस पिक करता है जो नॉट सो पॉपुलर हैं बट इंपॉर्टेंट उतना ही हैं। तो आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो देखना है आपको डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर कि मुगल एम्पायर एक्चुअल में डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे उसका खात्मा हुआ। तो उसमें आपको मेन चीजें कुछ कुछ दिखेंगी, कुछ कुछ आपको स्टेट में, या आप कह सकते हो ना कि छोटे छोटे राज्य थे जिनके जहां पर कुछ कुछ रूलर्स थे, उन्होंने क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा की मुगल एम्पायर को का खात्मा करने में। तो आपको उसको समझना है कि उसमें कौन कौन सी ऐसी पावर्स थी, प्रोविंशियल पावर्स कौन कौन सी थी। इसके बाद में आपको जो मेन चीज़ देखनी है वो है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। कौन आया, कैसे आया, किस में कौन कौन थे, मेन उनमें जो लीडर था, जो होता है ना कि किंग जो होता है, जो सारी चीज़ें सामने से कमांड करता है, कमांडर होता है, तो वो आपको बेसिकली देखना है उसमें। देन उसमें जो जो मेन चीज़ें चली हैं, यहीं पर आपको कुछ कुछ चीज़ें, जब आप यूरोपियन कंपनीज का पढ़ोगे तो आपको कुछ कुछ थ्योरीज समझ में आने लगेंगी, तो वही आपका बेस क्रिएट करेंगी एक्चुअल में जो मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हो, जिसमें जो ड्रेन थ्योरी वगैरह आती है दादाभाई नौरोजी की, और उस टाइम पे जो मेन इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, आर.सी. बनर्जी ने क्या कहा, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, तो वो सारी चीज़ें जब आप वहाँ पर पढ़ोगे ना, वेल्थ से रिलेटेड कि इंडिया की वेल्थ किस तरह से हैम्पर हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी अगर आपने ये वाली चीज़ें समझ रखी हैं कि अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज क्या था। तो ये आपको ढंग से समझना है। उसके बाद में 1857 वाला जो पूरा सीन था, या 1833 वाला था कि मतलब जो व्यापार के राइट्स ट्रेड वेट करने के, कितने पैसे देकर के जो यूरोपियन थे इन्होंने अपना एक ले लिया था कि हाँ यार हम यहाँ पर आराम से ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी साल तक चली, काफ़ी सालों तक चली। फिर जब एनोमली बहुत ज़्यादा आ गई, असमानता बहुत ज़्यादा आ गई, तो जब उसके खिलाफ सारी चीज़ें की गई तो फिर वो पावर शिफ्ट हो गई थी। तो वो सब आपको चीज़ें मालूम है, तो ये बेस है, तो ये आपको ढंग से पढ़ना है। तो ये मैं एक एक करके दूंगा। जैसे मैं पहले एक दिन में 2 टॉपिक 3 टॉपिक देने वाला था, अब मैं क्या करूँगा, एक एक दूंगा, लेकिन आप सो दैट आप बैकलॉग और रिवीजन अपना कंप्लीट करते रहो। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर आपको करना है, देन आपको अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज करना है, देन आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ना है। और वही जो मैंने आपको चीज़ बताई ना कि जैसे बंगाल में, वेस्ट बंगाल के साइड में जो थे, वहाँ पे कौन कौन से नवाब वगैरह थे, तो उनके बारे में आपको मेन चीज़ पढ़नी है। जैसे अगर आपसे मुर्शीद कुली खां के बारे में पूछ ली जाए, अलीवर्दी खां के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये सब बेसिक चीज़ें इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देन उसके बाद में जो रीजनल स्टेट, जैसे पंजाब हो गया, मैसूर हो गया, तो मैंने आपको बताया ना मैसूर का, तो मैसूर में आपको देखना है कि अच्छा हैदर अली का क्या चल रहा था, कितने झगड़े उगड़े हुए, कितनी लड़ाई हुई, बेसिकली बैटल कौन से थे उसके अंग्रेजों के साथ में। देन हैदर अली के बाद में टीपू सुल्तान आया, तो टीपू सुल्तान के फिर आप जो है बैटल है वो पढ़ोगे, फिर उसमें देखोगे कि टीपू सुल्तान कब मर गया, कब वो खत्म हुआ। देन आप उसमें देखोगे कि यार श्रीरंगपट्टनम की संधि कौन सी थी, और उसी के बाद फिर आप देखोगे कि अच्छा जब टीपू सुल्तान मरा है उसके बाद में जो
चीज़ें हुई हैं, वो जो 10 साल का टाइम पीरियड रहा है उसमें फिर लॉर्ड वेलेस्ली हुआ करता था, उसकी फिर सहायक संधि हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको इनमें ध्यान रखना है। उसके बाद में गवर्नर जनरल्स हैं, वॉइसरॉय हैं, इनके बारे में आपको ढंग से पढ़ना है। गवर्नर जनरल कब कहलाया जाने लगा, या उसमें मेन अब गवर्नर्स तो ऐसे बहुत हैं, गवर्नर जनरल तो बहुत हैं, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो वो मैं आपको बता दूंगा, जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको ऑब्वियसली बता दूंगा कि इसमें ये फोकस कर लो। जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ली है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डलहौजी है वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर डफरिन है वेरी इंपॉर्टेंट, इरविन है वेरी इंपॉर्टेंट, या जैसे लिनलिथगो है तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप के कुछ जो नाम हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक है लिट्टन यानी कि लॉर्ड लिट्टन, और एक है रिपन। तो लिट्टन और रिपन के बीच में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें एक आदमी थोड़ा सा सही था। अब वो जब आप पढ़ोगे अभी आगे जाकर के तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कौन थोड़ा सा सही था, जो आप कह सकते हो इंडिया के थोड़ा फेवर में बात करता था, या आप कह सकते हो कि जो जस्टिस की बात करता था, न्याय की बात करता था। कोई अगर गलत चीज़ होती थी तो वो उसका सपोर्ट नहीं करता था। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यही इंपॉर्टेंट एंड इन्हीं से रिपीट होता है। जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस है तो कॉर्नवालिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उससे चीज़ें आएंगी। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उससे जनरली नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो वो पढ़ के जाने का बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बिकॉज 10 इंपॉर्टेंट चीज़ को छोड़ करके आप 2 अनइम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ के जा रहे हो। तो अगर वो 2 अनइम्पॉर्टेंट चीज़ आ भी जाएंगी तो वो क्वेश्चन अगर आपके लिए टफ है तो अगले के लिए भी टफ होगा। वो कोई मार्स या वीनस से नहीं आया है, तो आप उससे कोई पीछे नहीं हो जाओगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो अगर आप पढ़ के नहीं गए और अगले इंसान ने वो पढ़ा हुआ है तो वो आपसे आगे निकल जाएगा, डायरेक्टली आप 10-12 हज़ार लोगों से पीछे होगे। तो इस तरीके की गलती मत करना। जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट हुआ, वही मैंने आपको जो बताया ना कि जो बेस है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को पूरा कैप्चर किया, इंडियन पूरा जो मार्केट था उसको कैप्चर कर लिया। तो उसके बाद जो थ्योरीज आना स्टार्ट हो जाती हैं दादाभाई नौरोजी और बाकी सारे इकोनॉमिस्ट की, वो सब आपको समझ में आने लगेंगी। उसको लेकर के कुछ लोगों ने, जो सोशियोलॉजिस्ट वगैरह थे, उन्होंने अपनी कोट वगैरह दी थी कि यहाँ से इस तरह से स्पंज की तरह काम करती है, यहाँ से लेती है, उधर वो जो टेम्स है उसको उसमें गिरा देती है ना। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद में आपको 1857 का रिवोल्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूपीपीएससी 2023 का इस बार का पेपर दिखा हो तो आपने देखा होगा, उसमें भी 1857 को लेकर के क्वेश्चन आया है। तो 1857 में भी देयर आर मल्टीपल थिंग्स, लाइक उसमें डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, जो जगह हैं, तो कहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, कहाँ पर एक्चुअल में उसका दमन किया गया, उसको दबाया गया, उसको सप्रेस किया गया, एंड जो इंडियन रूलर थे उनमें कौन इधर से लीड कर रहा था। जैसे अगर लखनऊ है तो लखनऊ से कौन लीड कर रही थी, तो बेगम हजरत महल हैं, या जैसे बिहार में अगर जगदीशपुर है तो वहाँ से कौन है, कुंवर थे कि कोई और थे। तो इस तरह से आपको जगह पता होनी चाहिए कि उसमें कौन लीड कर रहा था, एंड उधर से अंग्रेजों की तरफ से आपको पता होना चाहिए कि उधर से कौन सा ऐसा रूलर था जिसने मार काट मचा करके और पूरा सप्रेस कर दिया था रिवोल्ट को, एंड उसको उतना सक्सेसफुल नहीं होने दिया था जितना उसको एक्सपेक्ट किया गया था या उतना प्रयास किया जा रहा था। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको तैयार करनी है 1857 में। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बाकी डिफरेंट लोगों ने 1857 को लेकर के क्या कहा वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में कुछ जन आंदोलन है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में डेवलपमेंट और एजुकेशन एंड प्रेस है, यानी कि एजुकेशन और जो प्रेस वगैरह है, आपको पता है बैन वैन लग गया था, उसके बाद में फिर से हुआ। तो एजुकेशन का क्या सिस्टम हुआ, एजुकेशन पूरा कैसे डेवलप हुई, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कैसे बनना शुरू हुई, वो आपको समझना है। इंग्लिश लैंग्वेज लेकर के कुछ चीज़ें हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। देन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब आप सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ोगे उसी में आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे कि पहले बाल विवाह होता था, यानी कि चाइल्ड मैरिज होती थी, देन आपको उसको लेकर के डिफरेंट एक्ट्स आए। देन उसके अलावा सती प्रथा चलती थी, सती सिस्टम बहुत पॉपुलर था, तो उसका एबोलिशन किया गया। तो किसके टाइम पे किया गया, किसने थोड़ा सा ट्राई किया कि अच्छा ठीक है ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। अब जैसे बलि दी जाती थी, तो आपको पता है कि पहले बलि देना ये बहुत ही फ्रिक्वेंट था, बहुत ईजिली ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन फिर उसको बैन किया गया, उसको मना किया गया। सो ये सारी जो रिफॉर्म मूवमेंट्स रही हैं। फिर वुमेन की जो एजुकेशन है उसको लेकर के है, या फिर विडो रीमैरिज है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, उनको धीरे धीरे पढ़ना है। एंड उसमें फिर बहुत ही नोटिसिएबल पर्सन्स आएंगे, बहुत ही एलीट पर्सनैलिटीज़ आएंगी जिन्होंने बहुत अपना पूरा जीवन त्याग दिया, सेक्रीफाइस किया, डेडिकेटेड होकर के लगे रहे। तो उसमें आपको राजा राम मोहन रॉय देखने को मिलेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यू विल सी। उसमें फिर आप BM मालावारी देखेंगे, तो इस तरीके के लोग आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप देखोगे तो आपको DK कर्वे देखने को मिलेंगे। एंड ये जो मैंने चारों नाम आपको बताए हैं, ये इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते रहे हैं हमेशा, तो इनके बारे में आपको ढंग से पढ़ना है। मैं ये चीज़ पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो जो गंभीर अभ्यर्थी हैं, सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो जो कांग्रेस के पहले के इस्टेब्लिश हुए थे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि उसमें अगर जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, मैं एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ कि जैसे आपसे पूछा जाए कि पूना सार्वजनिक सभा
तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये कब बनी थी। या जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि इंडियन एसोसिएशन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कब बनी थी, कब स्टैब्लिश हुई थी, एंड इसमें नोटिसिएबल पर्सन कौन थे, मतलब इसमें मेन 2-3 लोग जो हैं वो कौन से थे और क्या इसका मेन रोल था, एंड ये कब फिर फाइनली कब तक चली, या उसमें जो 3-4 मेन लोग थे वो क्या थे। बस इतना ही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कांग्रेस के पहले यानी कि कांग्रेस 1885, तो 1885 के पहले की जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनका आपको आइडिया होना चाहिए। वो आपसे क्रोनोलॉजी में भी पूछ सकता है, और अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई अगर संस्था है तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, कुछ भी क्लोज दे देगा, सो दैट आप डाउट में आ जाओ, एंड वो आपसे पूछ देगा, तो वो आपको ढंग से पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो आपको फिर आईएनसी पढ़ना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में उसके जो सेशंस हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें भी कुछ सेशंस ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज उनमें कुछ ना कुछ चीज़ हुई थी। जैसे लाहौर का अगर आप देखोगे 1929 का, या फिर अगर आप कराची का देखोगे 1931 का, या फिर अगर आप लखनऊ के देखोगे 1936, या फिर अगर आप बेलगाम का देखोगे 1924 गांधी जी वाला, या फिर अगर आप सरोजिनी नायडू का देखोगे 1925 कानपुर वाला, या फिर आप 1922 का देखोगे, तो ये सब कुछ ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर 2-2, 3-3 बार हुए हैं। जैसे अगर आप देखोगे प्रयागराज में, तो प्रयागराज में कब हुआ है आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1892 में कहाँ पर हुआ था, तो यू शुड नो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाराणसी में कब हुआ था, तो यू शुड नो कि अच्छा 1905 में है या 1906 में है। और जो मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं, लाइक जैसे गांधी जी हैं, तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि कौन थे और उन्होंने क्या कभी अध्यक्षता की है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको कुछ आइडिया होना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ चीज़ों के बारे में आपको डाउट नहीं रखना है, एंड आपको ढंग से पढ़ना है। देन उसके बाद में आप नरम दल पढ़ोगे, गरम दल पढ़ोगे, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट वगैरह जो हुआ करते थे उसमें कौन कौन थे वो आप देखोगे। देन उसके बाद में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, तो उनमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें मेन कौन से जो लोग हैं वो एसोसिएटेड थे, जो क्रांतिकारी थे वो कौन से किस में थे। एंड उसके अलावा उस टाइम पे बाहर भी, मतलब भारत के बाहर भी कुछ संस्थाएं वगैरह बनी थी ना, तो उनको कौन लीड कर रहा था। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए गदर पार्टी, तो गदर पार्टी भारत में तो नहीं थी, तो गदर पार्टी का आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इसको कौन लीड कर रहा था, एंड मेन चीज़ क्या थी। देन उसके बाद में आप पार्टीशन ऑफ बंगाल देखोगे, बंगाल का पार्टीशन हुआ, क्या हुआ, देन उसके बाद में क्या क्या चीज़ें हुई। देन ऑब्वियसली उसके बाद में आप स्वदेशी मूवमेंट देखोगे कि वो किस तरह से था, उसको लेकर के डिफरेंट चीज़ें थी। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अगर कोई बात बोली है तो वो सब आपको ध्यान देना है। देन मैंने आपको आईएनसी सेशंस का बता ही दिया है। उसके बाद में आप जो देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि मुस्लिम लीग के बारे में आपको ढंग से पढ़ना है कि मुस्लिम लीग का क्या एजेंडा था, क्या मैनिफेस्टो था, क्या मुस्लिम लीग मतलब कहाँ पे बनी थी, कब बनी थी, तो उसके सेशंस वगैरह मेन कहाँ पर हुए ये आपको देखना है। एंड देन उसके बाद में जो पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स है ये ऑब्वियसली आप देखोगे 1909। देन दिल्ली दरबार है, तो दिल्ली दरबार का आपको आइडिया होना चाहिए कि वो किस टाइम पे हुआ, क्या हुआ, दिल्ली राजधानी फाइनली कब बनी थी, तो इसकी ये सारी चीज़ें हैं। देन मैंने आपको बताया कांग्रेस का जो लखनऊ का सेशन है 1916 वगैरह, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देन उसके बाद में होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो आप देखोगे, तो उसमें होम रूल लीग 2 लोगों की थी, एनी बेसेंट की भी थी, बाल गंगाधर तिलक की भी थी, एंड कुछ समय के लिए उन्होंने साथ में काम किया नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सो आपको पहले मैं इतना करवाऊंगा, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैं इसके आगे नहीं ले जा रहा हूं। पहले मैं आपसे इतना तैयार कराऊंगा, किले की जो बाहर की जो दीवार है ना उसको तोड़ के मिट्टी में मिला देना है आपको, और आप वज्र हो और आप उस वज्र से मिट्टी में मिला दोगे, इस भरोसे के साथ आपको कल से पढ़ाई करनी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और टारगेट समझ में आ गए हो तो कमेंट में बता देना, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट्स में पूछ लेना। मैं ट्राई करूंगा कि आपको बेटर से बेटर चीज़ समझा पाऊँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो प्रिपरेशन में, तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, चाहो तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हो, इतना धैर्य के साथ आपने इस वीडियो को दिया है अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ने के लिए, थैंक्स अ लॉट।